ट्रॉमा ट्रॉमा के केसेस, इसमें बहुत सारे केस है और सब केस अलग अलग टाइप के हैं। तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले केस नंबर 18। केस नंबर 18 में दिया हुआ अपन को कि पेशेंट था, उसको हिट हुआ, हेड पे हिट हुआ जो कि एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से हिट किया किसी ने, और उसके बाद में उसका है ना कॉन्शियसनेस चली गई उसकी कुछ मिनट्स के लिए। उसके बाद में वो घर गया और घर जाने के बाद वो सो गया, और सोने के बाद में उसकी जो वाइफ थी उसे उठा नहीं पाई अगले दिन। ठीक है, मतलब कि है ना पहले है ना उसका, पहले वो हिट हुआ, उसको हिट हुआ, उसके बाद में है ना अनकॉन्शियस, उसके बाद में उसको है ना अनकॉन्शियस हो गया, उसका उसका कॉन्शियस वापस से आया और बाद में घर चला गया। उसके बाद में जब वो सोया उसके बाद में है ना उसकी उसकी वाइफ उसे नहीं उठा पाई, मतलब वापस से अनकॉन्शियस हो गया। तो अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इसको अपन बोलते हैं। बीच में जो ये कॉन्शियसनेस आई ना, बीच में जो इसकी कॉन्शियसनेस वापस से आ गई थी, इसे हम बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। तो जो ल्यूसिड इंटरवल होता है ना, ये मोस्ट कॉमनली अपन को एपिड्यूरल हीमेटोमा में दिखता है। और जो एक ऐसे ब्लंट ट्रॉमा, बहुत ही तेज ट्रॉमा लगता है तो उसमें एपिड्यूरल के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये अपना एपिड्यूरल हीमेटोमा का केस है। उसके बाद में इसको नहीं उठा पाई, उसके बाद में ना इस स्पीच कॉन्टेक्ट जो है ना, वो है ना स्पीच मतलब बोल नहीं पा रहा है। उसके अलावा डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, उसके है ना मोटर फंक्शन वो वीक हो गया, और इन द राइट लिम्ब मोटर फंक्शन वीक हो गया राइट साइड में। और इसका मतलब ये हुआ कि है ना इसको लेफ़्ट साइड का ट्रॉमा था, क्योंकि लेफ़्ट साइड का ट्रॉमा होता है तो राइट साइड में वीकनेस आती है। उसके अलावा इसकी जो स्किन थी, वो जो ट्रॉमा की जो स्किन थी ना वो रॉ स्किन है, तो वहाँ पर मतलब कि ऐसा ब्लंट ट्रॉमा का अपन दिख रहा है, ब्लंट ट्रॉमा हुआ है। और उसका जो प्यूपिल था, लेफ़्ट प्यूपिल, वो है ना डायलेट हो चुका है। तो लेफ़्ट प्यूपिल जो डायलेट हुआ है ना, उसका रीज़न ये हो सकता है जो क्रेनियल नर्व 3 है वो इरिटेट हो गई है, उस वजह से है ना लेफ़्ट प्यूपिल डायलेट हो गया है। और एक ये हो सकता है कि जो है ना जब अपन को हीमेटोमा होता है तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से है ना अंकल हर्निएशन हो सकता है, उससे भी क्रेनियल नर्व 3 है ना इरिटेट हो जाती है। तो मेन है अपना क्रेनियल नर्व 3, इसकी वजह से पीपल डायलेशन हो गया है। तो अपन इसका डायग्नोसिस क्या करेंगे? इंट्राक्रैनियल हीमेटोमा, एपिड्यूरल इंट्राक्रैनियल हीमेटोमा ऑन द लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि है ना राइट साइड में लिम्ब वीकनेस आई है, और साथ में ब्रेन कंट्यूजन, क्योंकि एक ब्रेन ट्रॉमा था तो ब्रेन के ऊपर है ना ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा। कंफ्यूजन मतलब, तो जब भी हमें ट्रॉमा होता है तो हमें जो रेडनेस आ जाती है ट्रॉमा के बाद में, ब्लंट ट्रॉमा के पंच मारता है हमारे, तो जो रेडनेस आ जाती है वो कंफ्यूजन की वजह से आती है। तो वो हो गई इसके ब्रेन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम एडिशनल मेथड क्या करेंगे? अब ब्रेन के अंदर तो अपन सीटी स्कैन करते हैं सबसे पहले। तो उसमें सीटी स्कैन में हमें हेमरेज, एडिमा और कोई अगर स्कल फ्रैक्चर है तो वो सब दिख जाएगा। उसके अलावा हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि उसके जो मोटर फंक्शन कम हुआ है, सेंसरी कम हुआ है, जो भी कम हुआ वो सब देखेंगे। और हेमरेज हुआ तो ब्लड टेस्ट भी करेंगे, हम सीबीसी करेंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल करेंगे, ये सब करेंगे। और क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम वही न्यूरोलॉजिकल एग्जाम करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि किस टाइप का हीमेटोमा है, एपिड्यूरल है, सबड्यूरल है। यहाँ पर इस केस में मोस्ट कॉमनली ये एपिड्यूरल, मोस्ट प्रोबेबली एपिड्यूरल होना चाहिए। अब थेरापेटिक टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, मतलब थेरापेटिक टैक्टिक्स में हम ABCD करेंगे। जब भी कोई ट्रॉमा होता है, ये ट्रॉमा के सब केस में अपन को लगभग डालना है ABCD। तो इसमें क्या होता है, ए होता है एयरवे। सबसे पहले हम एयरवे देखेंगे कि है ना एयरवे कैसा उसका है। उसके एयरवे में हम उसे, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे रेस्पिरेटरी सपोर्ट वगैरह ये सब देंगे। अगर एयरवे उसका बंद हो गया उसका, तो उसको अपन है ना इंट्यूबेशन करेंगे, ये सब करेंगे। और उसके अलावा बाद में सेकेंड नंबर, तो अगर वो है ना सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, उसको ज़्यादा, उसको हीमेटोमा ज़्यादा हो गया है, उसको सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसे हम इंट्यूबेशन करेंगे, ये हो गया एयरवे के अंदर। और वो ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा तो उसे हम रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे, इसमें है ना उसे ऑक्सीजन वगैरह देंगे ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन देंगे, इसमें इंट्यूबेशन करेंगे। इसके अलावा थर्ड है सर्कुलेशन, सी मतलब सर्कुलेशन। सर्कुलेशन हम IV फ्लूइड्स देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देंगे, जिससे कि सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, उसका BP वगैरह कम है तो। और उसके बाद में आता है डी में डिसेबिलिटी। अगर उसे कोई डिसेबिलिटी है तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। और उससे है ना जो अगर हीमेटोमा हो गया है तो उसमें है ना एडिमा हो सकता है, हमें उस एडिमा को कम करने के लिए हम मैनिटॉल देंगे। और अगर उससे है ना उस पेशेंट को कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसे हम रिफ़र कर देंगे न्यूरो सर्जन के पास। इसके अलावा और सर्जिकल प्रिंसिपल्स, इसमें सर्जरी में क्या क्या मेन चीज़ है? सबसे पहले तो हम हीमेटोमा को निकाल देंगे, इवैक्यूएट कर देंगे, क्योंकि हीमेटोमा है ना मास इफेक्ट देगा। मास इफेक्ट से अंकल हर्निएशन होगा, और अंकल हर्निएशन से वो अपना वो पीपल डायलेशन वगैरह, ये तो छोटी मोटी चीज़ें, और भी कुछ हो सकता है।
और इसके अलावा इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हो जाएगा अगर अपन ने हीमेटोमा निकाल दिया है। ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे हम। उसके अलावा डीकम्प्रेशन करेंगे अगर कोई ब्रेन टिश्यू कंप्रेस हो रहा है तो। और प्रोग्नोसिस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ट्रीटमेंट टू टाइम टू ट्रीटमेंट, हमने कब ट्रीटमेंट चालू किया, ठीक है, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना है। साइज़ और लोकेशन पे डिपेंड करेगा हीमेटोमा किस जगह पर है और कितना है। एक्सटेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू कंप्रोमाइज्ड, अब कितना ब्रेन टिश्यू डैमेज हो गया उसके एक्सटेंट पे डिपेंड करेगा प्रोग्नोसिस। और उसे और कोई दिक्कत थी, कोमोर्बिडिटीज़ जैसे कि कोई भी हार्ट की डिजीज़ हो गई या डायबिटीज़ हो गया, जो भी थी उसे एक्स्ट्रा उसके ऊपर प्रोग्नोसिस डिपेंड करेगा। हाँ, नेक्स्ट केस है केस नंबर 19। अब केस नंबर 19 के अंदर इसे देखें हम, तो 30 ईयर ओल्ड मैन था, इसको है ना नेक और बैक ऑफ हेड, ठीक है, हेड और नेक पे इसको कुछ ना कुछ ट्रॉमा हुआ है। तो उसके बाद में इसको इलेक्ट्रिक करंट जैसा सेंसेशन हुआ। इलेक्ट्रिक करंट अपन को अगर कोई नर्व को डैमेज होता है तब आता है। तो नेक के अंदर है ना अपन स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो उसके अपन सोच सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है। इसके अंदर अपन को नमनेस और वीकनेस दिखी इसको, ठीक है, जब है ना इंजरी के जस्ट बाद इसको नमनेस और वीकनेस दिखी, इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजर हो गया। उसके बाद में जो इंजरी थी वो एक बार हो गई, बाद में चली गई है, वापस से रिस्टोर हो गई। अब इसके बाद में क्या होता है, इंजरी एक बार हुई है ना तो वहाँ पर एडिमा बनना चालू होता है, तो धीरे धीरे एडिमा बढ़ेगा, तो धीरे धीरे उसके सिम्टम भी बढ़ेंगे, ये बाद में होता है। तो अब ये पेशेंट, अब इसका जो है ना इसका रिस्टोर हो गया, उसका बाद में हॉस्पिटल जा रहा था ये। तो इसका जो सर्वाइकल स्पाइन है ना, उसका जो लिमिटेशन हो गया उसके मूवमेंट का, उसका सर्वाइकल स्पाइन मूव नहीं हो रहा है, मतलब कोई वर्टिब्रे की कोई दिक्कत हुई है वहाँ पर, है ना फ्रैक्चर वगैरह हो गया है। उसके अलावा अब उसका है ना फोर्स टू होल्ड हिज हेड ऑन द हैंड, मतलब इसका जो है ना हेड उसको अपना सर को वो हाथ में लेके जा रहा है, क्योंकि है ना सर्वाइकल स्पाइन तो डैमेज हो गई है, वो उस हेड को नहीं उठा पा रही है। उसके अलावा उसे वापस से मसल स्ट्रेंथ उसकी कम हो चुकी है, आर्म और लेग, मतलब पूरे गर्दन से नीचे की गर्दन से नीचे की जितना भी पार्ट है वहाँ का स्ट्रेंथ चली गई है। उसके अलावा उसको जो पेन सेंसिटिविटी है वो भी चली गई, मतलब मोटर चला गया, मतलब मोटर चला गया, सेंसिटिव मतलब सेंसरी चला गया। उसके अलावा इन द हैंड्स, अच्छा, सेंसरी इन द, तो ये ना रिडक्शन इन द पेन सेंसिटिविटी इन द हैंड्स, ठीक है, बोथ हैंड्स कुछ ट्रांसलेशन में है। तो हैंड्स में सेंसिटिविटी कम हो गया, लेग्स में सेंसिटिविटी कम हो गया, तो सेंसिटिविटी गई और इसका मोटर गया, तो मोटर और सेंसिटिव दोनों चला गया। उसके अलावा फ्रॉम द लेवल ऑफ कोस्टल आर्चेस, और टॉर्सो का भी चला गया, मतलब ये बॉडी जो मेन पार्ट होता है चेस्ट वगैरह और एब्डोमेन वगैरह उन सब का भी चला गया सेंसिटिविटी, मतलब कि सर्विक्स से नीचे नीचे का, नेक से नीचे नीचे का। और इसका ब्लेडर फुल है, इससे अपन को पता चल रहा है कि इसको ऑटोनोमस जो होती है ना एक्टिविटी वो भी चली गई है, जो ये सब कुछ है ना, वो मतलब उसको यूरिन को रिटेंशन नहीं कर पा रहा है, यूरिन यूरिन उसका रिटेंशन हो रहा है, यूरिन को वो निकाल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसका ऑटोनोमस फंक्शन भी चला गया इधर। कैनॉट यूरिन ऑन हिज ओन, तो इसका मतलब जो अपने आप वो करता था यूरिनेशन वो अब नहीं हो रहा है, तो यूरिन है ना खुद नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये भी मोटर है, ऑटोनोमिक नहीं है, मोटर होगा, क्योंकि है ना ये भी है ना अपने विल पावर पे डिपेंड करता है कि अपनी इच्छा होती है तब यूनिट कर रहे हो, तो अपनी इच्छा से यूनिट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मोटर फंक्शन गया। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है अपन को, मोटर चला गया, सेंसरी चला गया, और ये दो चली गई है नेक से नीचे नीचे का, इसका मतलब इसको सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हुई है, सर्वाइकल कॉर्ड की भी। तो यहाँ पे हम डायग्नोसिस लिखेंगे कि क्लोज इंजरी ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, तो क्लोज इंजरी है क्योंकि है ना बाहर नहीं आया है, जो भी इंजरी है वो अंदर ही अंदर है। तो स्पाइन की इंजरी हुई, और स्पाइन के अंदर क्या होता है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड की भी इंजरी हुई क्योंकि उसको मोटर और सेंसरी फंक्शन चले गए हैं। इसके अंदर हम ना एक्स्ट्रा टेस्ट क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे ताकि अपन नेक को देख सके कहाँ कहाँ से फ्रैक्चर है, तो एपी व्यू करेंगे, लेटरल व्यू करेंगे, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन दोनों में अपन व्यू करेंगे। उसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई भी करेंगे। ये जो एक्सरे कर रहे हैं ये है ना स्पाइन की इंजरी के लिए कर रहे हैं, स्पाइन दिखेगा इसके अंदर, और सीटी में भी स्पाइन दिख जाएगा। और एमआरआई कर रहे हैं अपन स्पाइनल कॉर्ड को देखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड सॉफ्ट टिश्यू है। इसके बाद में टैक्टिक्स हम क्या क्या यूज़ करेंगे, इमोबिलाइज द सर्वाइकल स्पाइन, तो उसको है ना हिलाएंगे नहीं, एक जगह पर रखेंगे ताकि ज़्यादा इंजरी ना हो स्पाइनल कॉर्ड को। इसके लिए हम इमोबिलाइज करने के लिए हम कॉलर यूज़ करेंगे, सर्वाइकल कॉलर। हम आईवी फ्लूइड्स देंगे और पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे, और वाइटल्स उसको चेक करते रहेंगे कि उसका कोई लॉस ऑफ फंक्शन तो नहीं हो रहा है, ऑटोनॉमिक जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। अगर उसको सर्जरी की ज़रूरत है तो उसे न्यूरो सर्जन के पास भेज देंगे। और ट्रांसपोर्ट इमोबिलाइजेशन में हम क्या क्या करेंगे, हम है ना उसे है ना
हिलाएंगे नहीं, मतलब इमोबिलाइज रखेंगे पेशेंट को, और हम खुद उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। और उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, स्पाइनल बोर्ड यूज़ करेंगे और स्पाइनल सर्वाइकल कॉलर यूज़ करेंगे, ठीक है। और हेड एंड नेक शुड बी न्यूट्रल अलाइनमेंट। और जो हेड और नेक होते हैं ना, उनको न्यूट्रल अलाइनमेंट में रखेंगे। इसका मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, टेढ़ा नहीं। मूवमेंट शुड बी केप्ट, और जो मूवमेंट होनी चाहिए पेशेंट की मिनिमल, जितना कम से कम हो सके उतना रखेंगे। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि है ना, सब हम अगर स्पाइनल इनस्टेबिलिटी है तो उसके हम अंदर हम सर्जरी करेंगे, क्योंकि इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट होने के चांस ज़्यादा है। इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं सर्जरी के अंदर, एंटीरियर सर्वाइकल डायसेक्टोमी और लेमिनोप्लास्टी, ये सब है ना सर्विक्स के सर्जरी है, जो वर्टिब्रे की, नेक के वर्टिब्रे की सर्जरी है। इसके अलावा हम इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, जैसे कि प्लेट और स्क्रू। उससे है ना मोबिलिटी कम कर देंगे इसकी वर्टिब्रे की, ताकि एक पोजीशन पर रहे तो स्पाइनल कॉर्ड को टाइम मिल जाएगा हील होने का, या फिर ज़्यादा वो इंजरी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जिससे कि वो फोरकास्ट, मतलब कि इसका फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है पेशेंट का। सीवियरिटी और लेवल ऑफ इंजरी, मतलब किस लेवल पर है इंजरी और कितना सीवियर है वो। जितना नीचे होगा उतना उतना कंप्लीट कॉर्ड इंजरी है अगर पेशेंट को, तो उसका रिकवरी ऑफ फंक्शन ओवर टाइम हो सकता है, मतलब फंक्शन रिकवर हो सकता है। लेकिन इनकम्प्लीट है तो फंक्शन रिकवर हो जाएंगे, अगर कंप्लीट है तो पुअर प्रोग्नोसिस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन चले जाएंगे, मोटर चला जाएगा, सेंसरी चला जाएगा, ऑटोनोमस चला जाएगा। और क्वाड्रिप्लेजिया अगर पेशेंट को हो गया है तो उसको बहुत दिक्कत होने वाली है आगे, उसका प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है। क्वाड्रिप्लेजिया बोले तो है ना, दोनों चारों लिम्ब का, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब सबके फंक्शन चले गए। और डिसेबिलिटी, और इसके लिए हमें ना डिसेबिलिटी अकोमोडेशन करना पड़ेगा पेशेंट के लिए, जब तक वो वर्क पे नहीं जा पाएगा। कितना डिसेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो काम भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 21। इसके अंदर ये स्टेप वुंड है, ठीक है, इसको शार्प शार्प इंजरी है, शार्प ट्रॉमा है। इसमें है ना लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट के अंदर है ना इसको स्टेप किया गया है कोई नाइफ से। उसके बाद में स्टेप किया गया है तो इसको हेमरेज वगैरह हुआ होगा, हेमरेज होगा, एनीमिया होगा, तो इसका स्किन पेल है। तो जो बीपी कम हो चुका है, ठीक है, बीपी कम होता है तो अपना हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसका बीपी है ना, अगर 90 या 90 से कम होगा तो उसे अपन शॉक बोलते हैं, तो इसका ये 80 है, तो ये शॉक की कंडीशन है। अब इसके अंदर है ना जो वुंड था ना, वुंड जो एरिया है, वुंड एरिया में से अपन को एयर और ब्लड दोनों निकल रहे हैं। इसका मतलब इसको चेस्ट में वुंड दिया अपन ने, वहाँ से एयर और ब्लड दोनों निकल रहे हैं। इसका मतलब इसको एयर कहाँ से निकल सकता है, वो लंग से निकलेगा। तो लंग से एयर निकल रहा है तो इसको है ना न्यूमोथोरेक्स होने के चांस है, कि न्यूमोथोरेक्स है, ये अपन बोल सकते हैं, एयर निकल रहा है। और ब्लड जो निकल रहा है कहीं से भी निकल सकता है, ठीक है। और जब हमने इसके लंग को परकस किया, ठीक है, परकशन किया, टप टप ऐसे मारा, तो इसका है ना शॉर्टनेस ऑफ द परकशन साउंड फ्रॉम द लेवल ऑफ मिड एक्सिलरी लाइन। तो इसका जो परकशन करते करते जब हम मिड एक्सिलरी लाइन पे पहुँचे, तो वहाँ पे है ना जो है ना परकशन की साउंड थी वो कम हो गई। और जो ये जो परकशन हम जो कर रहे थे ना, तो पेशेंट लाई कर रहा था, मतलब सोया हुआ था, तो पेशेंट मान लो ऐसे सोया हुआ, ठीक है। तो सोया हुआ होगा ना, तो अगर अगर लिक्विड है तो इधर इकट्ठा हो जाएगा नीचे की तरफ। तो है ना, तो इसमें है ना ये अपन को पता चल रहा है कि लंग्स के अंदर अपना लिक्विड भी भरा हुआ है। एयर तो भरा हुआ था, साथ में लिक्विड भी है। लिक्विड क्या हो सकता है, वो है ना ब्लड है। तो उसको अपन बोलेंगे हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स प्लस न्यूमोथोरेक्स दोनों इस पेशेंट के अंदर, क्योंकि है ना मिड एक्सिलरी लाइन तक आते आते इसको जो परकशन है वो शॉर्टनिंग हो गया है, परकशन नहीं हो रहा है, मतलब डल आ रहा है ऐसा। और जब मैंने उसको ऑस्कल्टेट किया, ठीक है, इस स्टेथोस्कोप से, तो जो ब्रीदिंग थी लेफ़्ट साइड के अंदर वो लो थी। इसका मतलब कि लेफ़्ट में लंग ना होके कुछ और चीज़ है, लेफ़्ट लंग के अंदर कुछ और चीज़ है, जिसकी वजह से ऑस्कल्टेशन में ब्रीदिंग कम आ रही है। और कुछ और चीज़ें क्या है, एयर और ब्लड है, तो हीमोनीमोथोरेक्स है वो, क्योंकि ब्लड और एयर दोनों है। अब हम आगे देखें तो द लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट आर परकस परकशन एक्सपेंडेड। तो जब हमने हार्ट को जब परकस किया, तो है ना जो उसका बॉर्डर जो नॉर्मली होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा आ रही है, मतलब कि हार्ट का परकशन ज़्यादा आ रहा है। अब वो कैसे आएगा कि ये हार्ट था, ठीक है, ये हार्ट है, और इसका है ना इसका जो बाहर की लाइनिंग होती है ना, पेरिकार्डियम, वहाँ पे अगर है ना ब्लड इकट्ठा हो गया तो हार्ट का, पहले अपन को सिर्फ इतने एरिया में, हार्ट के एरिया में अपन को हार्ट को परकस कर सकते थे, अब इतना सारा एरिया में अपन कर पा रहे हैं, मतलब कुछ इकट्ठा हो गया इधर। तो जो कुछ इकट्ठा हुआ वो ब्लड है, तो इसे हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, क्योंकि बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। इतना इकट्ठा हो गया है कि पूरे हार्ट को सराउंड कर लिया उसने। और उस सराउंड ये है ना हार्ट को सराउंड कर दिया तो हार्ट सही से फिल नहीं हो पा रहा है। और उसी कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से ही ये बीपी जो लो हो रहा है ना, ये कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से लो हो रहा है।
और जो हार्ट का जो एपेक्स है ना वो नॉट डिटेक्टेड है, क्योंकि एपेक्स तो यहाँ रह गया, एपेक्स एपेक्स इस एरिया पे हो गया, यहाँ पर एपेक्स रह गया, ठीक है। और यहाँ पर फ्लूइड आ गया सामने, तो अपन जब परकस करेंगे तो अपन को है ना एपेक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में फ्लूइड आ जा रहा है इसलिए। ऑन द ईसीजी इश्कीमिया नो जोन्स इन द, अभी है ना ईसीजी में हमें इश्कीमिया जैसा दिख रहा है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि है ना क्योंकि बीपी लो हो गया इसलिए ये असलियत में इश्कीमिया हो गया है, या फिर ये अपन ने है ना जो होता है ना टेम्पोनाड के अंदर अपन को एसटी एलिवेशन दिखता है अपन को ईसीजी के अंदर। ऑन द एक्सरे इन द डायरेक्ट प्रोजेक्शन द वेस्ट ऑफ द हार्ट इज स्मूथ एंड द शेडो ऑफ द हार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम। अब ये है ना जब अपन ने एक्सरे किया ना तो हार्ट के इधर अपन को ऐसा ट्रेपेजियम दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है ना हार्ट के अराउंड ट्रेपेजियम दिख रहा है, और इसका जो वेस्ट ऑफ द हार्ट इज स्मूथ। तो जो स्मूथ हो चुका है हार्ट, जो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर था उसको छोड़ के एक स्मूथ स्ट्रक्चर ले लिया है, तो वो हुआ है सब कुछ हीमोथोरेक्स होने की वजह से, क्योंकि वो एक लिक्विड है तो लिक्विड एक स्मूथ स्ट्रक्चर ले लेता है, और हार्ट होता है तो उसका खुद का एक शेप होता है। और यहाँ दिया हुआ है कि इन द प्लूरल कैविटी के अंदर हमें डार्कनिंग दिख रही है। तो डार्कनिंग हमें कब दिखती है, जब उधर कुछ है ना लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तब दिखेगा हमें डार्कनिंग प्लूरल कैविटी के अंदर। और लिक्विड क्या होगा, वो अपना ये है हीमोथोरेक्स की वजह से ये डार्कनिंग दिख रही है प्लूरल कैविटी के अंदर। कि डार्कनिंग फ्लूइड की वजह से नहीं, ये होगी अपने उसकी वजह से, एयर की वजह से होगी, ठीक है। जो एयर होता है वो अपन को डार्क देगा कलर, और जो फ्लूइड होगा वो अपन को देगा वाइट कलर। तो ये डार्क दे रहा है तो ये अपन को एयर बता रहा है, मतलब न्यूमोथोरेक्स का केस बता रहा है कि न्यूमोथोरेक्स है इसके अंदर। तो इस पेशेंट के अंदर हीमो और न्यूमोथोरेक्स दोनों है, ठीक है। इसमें नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ हीमो न्यूमोथोरेक्स विथ कार्डियक टेम्पोनाड, इसका ये डायग्नोसिस हुआ, और साथ में शॉक, ये इसका डायग्नोसिस है। अब ट्रीटमेंट के लिए टैक्टिक्स हम क्या यूज़ करेंगे, हम चेस्ट ट्यूब डालेंगे। उस चेस्ट ट्यूब से हम है ना जो एयर और ब्लड होगा ना इसके प्लूरा के अंदर, उसको हम निकाल देंगे। उसके अलावा हम आईवी फ्लूइड्स देंगे क्योंकि इसको शॉक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे क्योंकि इसको शॉक है, एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन रोकने के लिए, और एनाल्जेसिक्स देंगे पेन के लिए। और अगर है ना अनस्टेबल है पेशेंट तो हम उसके अंदर एमरजेंसी थोरेकोटॉमी करेंगे, मतलब पूरे थोरैक्स को काट देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो भी सर्जरी करेंगे। एनेस्थेशिया ऑफ चॉइस हम क्या करेंगे, जनरल एनेस्थेशिया देंगे जब भी हम इमरजेंसी थोरेकोटॉमी कर रहे हैं तब। और ऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, अब प्रिंसिपल क्या है हमारे, तो हम है ना हीमोथोरेक्स को निकालेंगे, उसमें से ब्लड निकालेंगे थोरेक्स के अंदर से, उस लंग को वापस से एक्सपेंड करेंगे। उसके अलावा हम जो भी वेसल थी जो कि ब्लीड कर रही थी उसे हम लाइगेट करेंगे सर्च करके। और है ना जो कार्डियक चैम्बर, क्योंकि स्टेप वुंड है तो अगर हार्ट के चैम्बर भी डैमेज होंगे तो उस चैम्बर को रिपेयर करेंगे, कोई ब्लड वेसल डैमेज है उसे रिपेयर करेंगे। और जो अगर अगर कार्डियक टेम्पोनाड है तो है ना पारिकार्डियल सैक जिसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया उसको ड्रेन कर लेंगे, ब्लड निकाल लेंगे। और सर्जरी के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सब में होती है जनरली, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ये तो सब में होता है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ARDS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये भी हो सकता है। और इसके अलावा MI भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर है ना वो शॉक का केस है, शॉक है, ब्लड कम है, ब्लड हार्ट में भी कम जाएगा तो MI हो सकता है। इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हीमोस्टैटिस स्टेसिस ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब कि हम ब्लड जो है ना ब्लड फ्लो उसको चेक करेंगे और सही से ब्लड फ्लो कराएंगे, जिससे कि है ना ये MI वगैरह ना हो। और एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन रोकने के लिए, लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन देंगे जिससे कि ARDS ना हो, और मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ इश्कीमिया एंड ट्रीट एज नीड। अगर है ना इश्कीमिया दिख रहा है, MI के दिख रहा है ECG के अंदर, तो उसे हम उसी टाइम ट्रीट कर देंगे। अगर इश्कीमिया दिख रहा है तो ट्रीट कर देंगे ताकि MI ना हो। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे, अगर है ना पेशेंट को जो इंजरी है वो बहुत मैसिव हुई है तो। उसके अलावा हम इसमें क्या क्या ब्लड डाल सकते हैं, या तो उसका सेम टाइप का ब्लड डालेंगे या फिर O नेगेटिव वालों का ब्लड डालेंगे, इनमें से कोई एक डाल सकते हैं। और ब्लड डालने से पहले हम क्या चीज़ ध्यान की रखना पड़ेगा, ये तो पेशेंट की ID किसी और का किसी और में ब्लड ना डाल दें, वो ध्यान रखना पड़ेगा। और है ना ट्रांसफ्यूज़न से पहले और बाद में हमें वाइटल्स चेक करने पड़ेंगे, BP, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट है की कंडीशन सही है या नहीं है, उसकी कंडीशन तो नहीं बिगड़ रही। और कंडीशन बिगड़ने का एक रीज़न क्या होता है, ट्राली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लंग इंजरी हो जाती है, अपन गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर देते हैं या फिर ट्रांसफ्यूज़न का कोई रिएक्शन हो जाता है तो ट्राली हो जाती है, इससे लंग इंजरी हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन वाइटल्स को चेक करते रहेंगे। ठीक है, एक पेशेंट था ये केस नंबर 23 का, इसमें 42 ईयर ओल्ड पेशेंट है, इसका इंटेंस पेन हो रहा है
राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे, जो कि ब्रीदिंग करने पे ज़्यादा हो रहा है, मतलब कुछ लंग की कुछ इंजरी है, क्योंकि अगर ब्रीदिंग करने पे इंक्रीज़ हो रही है मतलब लंग इंजर्ड है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये भी लंग इंजरी हो सकता है। और एट रेस्ट पे भी उसको पेन हो रहा है, ठीक है। और मतलब जो ब्रीदिंग कर रहा है बैठे बैठे तब भी उसको चेस्ट में पेन हो रहा है, मतलब कुछ लंग से रिलेटेड है। अगर भागने दौड़ने से हो रहा तो अपन हार्ट सोचते हैं। और पेशेंट को इंजरी कैसे हुई, इसको बीटन, मतलब ये इसको मारा गया था, तो इसको एक ब्लंट ट्रॉमा हुआ है। ब्लंट ट्रॉमा हुआ तो अगर ब्लंट ट्रॉमा है तो कंट्यूजन हुआ होगा इसको, ठीक है। इसमें अपन पल्मोनरी कंट्यूजन लिखेंगे डायग्नोसिस के अंदर। उसके बाद में दे किक्ड हिम इन द चेस्ट, किक किया मतलब ब्लंट ट्रॉमा है, तो ब्लंट ट्रॉमा से कंट्यूजन होगा, इसका बीपी कम हो चुका है। पेन है, पेन अब कहाँ कहाँ पे, पेन इज डिटरमाइंड इन द, ये सब रिब है ना, बहुत सारे रिब के अंदर है ना पेन है अलॉन्ग द एंटीरियर एंड मिड एक्सिलरी लाइन। ये पेन दिया हुआ कि इन सब रिब के अंदर पेन है, मतलब इन सब रिब का फ्रैक्चर हो चुका है। हेयर द रिट्रैक्शन ऑफ द चेस्ट वॉल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इज डिटरमाइंड। अब रिट्रैक्शन ऑफ द इंस्पिरेशन में है ना रिट्रैक्शन हो रहा है, मतलब इंस्पिरेशन के टाइम पे यहाँ के जो रिब्स है वो नीचे जा रही है, तो एक चीज़ होती है फ्लेयर चेस्ट। इसमें क्या पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग होती है, मतलब कि इंस्पिरेशन में नॉर्मली है ना जो अपना थॉरेक्स हो वो है ना ऊपर जाना चाहिए, लेकिन पूरा थॉरेक्स ऊपर जाता है, मान लो ये पूरा थॉरेक्स है, ठीक है। ये चीज़ का फ्लेयर चेस्ट हो गया है, तो ये जो थॉरेक्स है ना ऊपर जाएगा, लेकिन इधर सिर्फ ये वाला नीचे चला आएगा, ऐसा रहता है। अगर ये वाली हिस्ट्री दे रखी कि बहुत सारे रिब्स के फ्रैक्चर हैं और है ना इंस्पिरेशन के टाइम पे रिट्रैक्शन हो रहा है, रिट्रैक्शन मतलब नीचे जाना, मतलब उल्टा हो रहा है, तो ये फ्लेयर चेस्ट का क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर हमें व्हेन परकशन ऑफ द चेस्ट इज इन द प्रोन पोजीशन, डलनेस ऑफ परकशन साउंड फ्रॉम द लेवल ऑफ पोस्टीरियर एक्सियल लाइन इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन। और डलनेस हो रहा है परकशन पे, तो डलनेस कब होता है, जब कुछ फ्लूइड हो वहाँ पर, ठीक है। तो फ्लूइड इस केस में, ट्रॉमा के केस में क्या हो सकता है कि है ना उधर वो है ब्लड है, इसलिए तो इसे हम बोलेंगे कि हीमोथोरेक्स का केस है ये। तो इधर से अपन ने ले लिया हीमोथोरेक्स। और ये राइट साइड का था, जो भी था वो राइट साइड का था, तो राइट हीमोथोरेक्स। लेवल ऑफ द ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज वीकन, ब्रीथिंग कम हो गई है, राइट ऑफ द ओवर द एंटायर सर्फेस लेवल ब्रीथिंग इज नॉट कैरिड आउट बिहाइंड, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस हो गया राइट हीमोथोरेक्स विथ पॉसिबल फ्लूअल चेस्ट। फ्लूअल चेस्ट मतलब कि पैराडॉक्सिकल जो ब्रीदिंग ब्रीदिंग हो रही है वो, एंड पल्मोनरी कंट्यूजन, क्योंकि एक ब्लंट ट्रॉमा था इसलिए कंट्यूजन भी था इसके अंदर। अब इसके एडिशनल टेस्ट में क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, एक्सरे एपी व्यू करेंगे, एंटी पोस्टीरियर व्यू और लेटरल व्यू दोनों करेंगे। और कितने फ्रैक्चर है ये देखेंगे हम एक्सरे के अंदर, कितने रिब्स के फ्रैक्चर है, क्योंकि अभी अपन को पता है पेन है रिब्स पे, फ्रैक्चर है या नहीं वो देखेंगे इसके अंदर। और क्योंकि है ना इसके अंदर रेस्पिरेशन कम हो जा रहा है ये फ्लेल चेस्ट की वजह से, तो इसके अंदर हम पल्स ऑक्सीमीटर करेंगे जिससे हम ऑक्सीजन देख सकें, आर्टियल ब्लड गैस करेंगे जिससे हम ऑक्सीजन सेचुरेशन देख सकें, ठीक है। और क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम साइज ऑफ हीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स देखेंगे एक्सरे पर, फ्लेल चेस्ट के सेगमेंट कितने कितने रिब्स का फ्रैक्चर हुआ है किस किस जगह पे वो देखेंगे, पल्मोनरी कंट्यूजन देखेंगे एक्सरे पे, और हाइपोक्सिया और रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि लंग्स का डैमेज है इसलिए ये दोनों चीज़ देखेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब डालेंगे, चेस्ट ट्यूब से हम जो है ना ब्लड है उसको निकालेंगे प्लूरा के अंदर से, तो उससे चेस्ट इवेक्यूएशन ऑफ हीमोथोरेक्स। इसके अंदर हम आईवी फ्लूइड्स देखेंगे, क्योंकि बीपी लो है, एनाल्जेसिक्स पेन के लिए, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक, और लंग्स की इंजरी इसलिए ऑक्सीजन सेचुरेशन से चेक करेंगे और वाइटल्स चेक करेंगे। और सपोर्टिव केयर में हम ऑक्सीजन और वेंटिलेशन देंगे। अब प्लूरल पंचर हम कब करेंगे, जब है ना चेस्ट ट्यूब पॉसिबल नहीं है ना तब हम करेंगे हम प्लूरल पंचर। प्लूरल पंचर में हम क्या यूज़ करेंगे, लॉन्ग स्पाइनल नीडल, एक नीडल यूज़ करेंगे जिससे कि हम फ्लूइड एस्पिरेट कर सकें। फ्लूइड क्या है अपना, यहाँ पर ब्लड है। थोरेकोटॉमी कब कब इंडिकेटेड है, जब फेलियर टू ड्रेन हीमोथोरेक्स विद चेस्ट, अगर चेस्ट ट्यूब है ना फेल हो गई है तो हम थोरेकोटॉमी करेंगे लास्ट। उसके बाद अगर टेंशन हीमोथोरेक्स है तो ये सीवियर केस होता है टेंशन वाला, तो इसमें हम थोरेकोटॉमी करेंगे। अगर है ना ट्रेकियो ब्रोंकियल इंजरी, अगर कोई इंजरी है ट्रेकिया या ब्रोंकस की तो हम करेंगे। उसके अलावा मैसिव हीमोथोरेक्स है और उसमें है ना ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको सोर्स को, ब्लीडिंग के सोर्स को कंट्रोल करने के लिए हम थोरेकोटॉमी करेंगे। ये जो केस है ना ये है अपना क्रश इंजरी का। इसमें क्या होता है कि अगर अपना पैर है या हाथ है जो भी कुछ भी क्रश हो गया किसी चीज़ के नीचे, तो उससे अपना जो मसल्स होती है ना उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। और उस ब्रेक डाउन के बाद में कुछ टाइम बाद में हमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम दिख सकता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, इसमें प्रेशर जो होता है ना, कंपार्टमेंट जो मसल कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से जो अपनी ब्लड वेसल्स जो होती है ना वो बंद हो जाती है, ऑक्लूड हो जाती है।
तो ब्लड वेसल जहाँ भी बंद होती है ना तो उधर अपन को ये पीस दिखते हैं। ठीक है, इससे पहले भी अपना जो केस थे अपने एम्बोलिज्म वाले, वहाँ पे अपन को ये पी दिखे थे। तो ये है ना, इसमें पेन, पेलर, पेरेस्थेशिया मतलब सेंसरी लॉस हो जाता है, पैरालिसिस मतलब मोटर लॉस, और पल्सलेसनेस, तो उसकी बीपी वीपी कम हो जाएगी, पल्सलेस दिखेगा वो वाला लिम्ब। तो ये सब हमको कंपार्टमेंट सिंड्रोम में दिखता है। उसके अलावा जब ये क्रश हुआ था मसल, तो इसके अंदर से है ना जो मायोग्लोबिन वगैरह और जो भी प्रोटीन वगैरह था वो रिलीज़ हुए थे। रिलीज़ होकर ये प्रोटीन कहाँ गए, किडनी में गए, तो किडनी में अक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो किडनी को है ना किडनी डिसफंक्शन हो जाएगा उस वजह से, तो किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाएगी। और उसके अंदर है ना जो यूरिन आएगा ना वो रेड कलर का आएगा। और इसमें जो रेडनेस है ना यूरिन में, ये हिमेचुरिया नहीं है तो ये रेड कलर का, लेकिन ये ब्लड की वजह से नहीं है, ये होगा मायोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि मायोग्लोबिन भी रेड होता है और हीमोग्लोबिन भी रेड होता है। और इसमें हम क्वेश्चन पढ़े तो 38 ईयर ओल्ड मैन था, हैज़ हिज राइट लेग एंड राइट हाफ ऑफ हिज पेल्विस क्रश्ड बाय द रिबल इन द कॉर्न। ठीक है, इसका लेग और पेल्विस जो था वो क्रश हो गया बिल्डिंग के नीचे, और आफ्टर 4 आवर, तो इसको 4 घंटे का टाइम मिल गया। ठीक है, तो क्रश इंजरी 4 घंटे में क्रश इंजरी भी हो जाएगी। उसके बाद में द कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री, स्टार्टिंग में उसकी कंडीशन सही थी, आगे जाके उसकी कंडीशन सीवियर हो जाएगी, क्योंकि है ना कंपार्टमेंट सिंड्रोम वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और धीरे धीरे जो है प्रोटीन वो है ना इसके किडनी के अंदर अक्यूमुलेट होना चालू होंगे, तो सीवियर होगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग में वो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है, मॉडरेट पेन हो रहा है उसको, कम पेन है इन द होल लेग। द पेन इन द लेग इंक्रीज शार्पली, उसको कुछ टाइम बाद में आफ्टर 2 आवर्स द पेन इंक्रीज शार्पली, अब कुछ टाइम बाद में उसका पेन ज़्यादा हो गया। पेन हो रहा है मतलब पहला पी आ गया, नमनेस आ रहा है मतलब पैरास्थेशिया होगा, इसका मतलब कि सेकंड पी आ गया, सेंसरी लॉस। देयर इज जनरल वीकनेस, वीकनेस आ गई मतलब पैरालिसिस, ये तीसरा पी आ गया। ठीक है, और द पेशेंट इज़ स्लीपी। अब पेशेंट सीवियर हो गया, कुछ टाइम बाद में सीवियर हो गया, धीरे धीरे उसकी कंडीशन बुरी हो रही है, इसकी पल्स रेट ज़्यादा हो गई है, बीपी कम हो गया है। ठीक है, और द राइट लेग इज़ मार्कली एनलार्ज, अब उसका जो लेग था ना वो एनलार्ज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्लूजन हो गया इस वजह से। द स्किन इज़ ब्लूइश, अब जो है ना स्किन थी वो ब्लू हो गई है, पहले है ना उसके अंदर से ब्लड की कमी होगी तो पहले वो पेलर होगा मतलब वाइट हो जाएगी, उसका जो ब्लू होने लगेगी, ऐसा डिस्कलरेशन हो जाएगा। विथ एरियाज ऑफ सबक्यूटेनियस हेमरेज, और सबक्यूटेनियस हेमरेज उसको होने लगे छोटे छोटे से, क्योंकि है ना इसमें है ना वो ये पैटिक की हो जाएंगे, इसको इसको हेमरेज बोलेंगे, सबक्यूटेनियस हेमरेज बोलेंगे। द पल्सेशन इन द, ये जो हेमरेज हो रहा है ना ये सबक्यूटेनियस, ये है ना प्लेटलेट कम होने की वजह से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि अपनी जो वेसल्स है ना वो ऑक्लूड हो गई है, छोटी छोटी वेसल्स। द पल्सेशन इन द एरियाज ऑफ द फुट इज शार्पली विकम, अब ये है ना ये हो गया अपना पल्सलेसनेस, ये भी एक पी है। ठीक है, वीकनेस, ये जो पल्स कम हो गई है इसको पल्सलेसनेस बोलेंगे। द टिश्यू इन द लिम्स आर टेंस, अब टिश्यू इरिटेशन की वजह से टेंस हो गए। उसका कोल्ड फीलिंग आ रही है इसको। ठीक है, क्योंकि ब्लड कम जा रहा है तो कोल्ड हो जा रहा है उस जगह पे एरिया। एक्टिव मूवमेंट ऑफ द नी, एक्टिव मूवमेंट है वो लिमिटेशन हो गई। ठीक है, मतलब पैरालिसिस हो रहा है इसको, एक और पी आ गया। और यूरिनेट नहीं कर रहा क्योंकि इसका किडनी डिसफंक्शन हो गया है। द कैथेटर, जो कैथेटर था उसने अपन ने ब्लड में कैथेटर डाला तो उसके अंदर डार्क यूरिन आ रहा है, वो भी थोड़ा सा, वो आ रहा है अपना मायोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, तो अपना डायग्नोसिस यहाँ हो गया। प्रीमियम डायग्नोसिस इज क्रश इंजरी ऑफ द राइट लोअर एक्सट्रीमिटी एंड pelvis with potential compartment syndrome एंड रीनल डिसफंक्शन, ये अपना डायग्नोसिस हो गया। इस पेशेंट की अब फर्स्ट एड में हम क्या करेंगे, इसका ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे हम, और उसका पेशेंट लेग जिस पोजीशन में था ना उसी पोजीशन में हम स्प्रिंट कर देंगे, ताकि ज़्यादा हिले ना, हिलेगा तो डैमेज होगा। पेन मैनेजमेंट करेंगे, इसे एनाल्जेसिक्स देंगे, और है ना कोई सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज़ है, कोई ब्लड लॉस वगैरह तो उसे हम मैनेज करेंगे। और फर्स्ट मेडिकल एड में हम क्या करेंगे, इसे आईवी फ्लूइड्स देंगे कि बीपी कम है, एनाल्जेसिक्स पेन के लिए, और न्यूरोवास्कुलर स्टेटस चेक करेंगे कि उसे है ना कुछ पैरालिसिस वगैरह जो भी हो रहा है वो कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस नर्व का हो रहा है, वो सब चेक करने के लिए। यूरिन आउटपुट चेक करेंगे किडनी फंक्शन के लिए, और वाइटल्स चेक करेंगे अपन इसके। अगर उसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा है ना तो इसमें फेशिया जो होगा ना, मसल फेशिया, उसे हम काट देंगे जिससे कि प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो ब्लड वेसल खुल जाएगी, तो उससे कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। और क्वालिफाइड सर्जिकल केयर इसमें हम करेंगे, फेशियोटॉमी करेंगे, फ्रैक्चर है कोई तो उसके लिए वैल्यूएट करेंगे, आर्टरी को इंजरी है तो उसे वैल्यूएट करेंगे एंजियोग्राफी के थ्रू, और आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन रोकने के लिए और क्रश इंजरी रोकने के लिए। और बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे कि रेब्डोमायलाइसिस, डीआईसी,
और कोगुलोपैथी, ये सब कुछ हो सकता है, इन सबको मॉनिटर करेंगे हम। और स्पेशलाइज्ड केयर में हम क्या करेंगे, डिब्राइडमेंट अगर है ना, जो टिश्यू का नेक्रोसिस हो गया अपना लिम्ब का, तो उसे अपन डिब्राइड मतलब काट के निकाल देंगे, ठीक है। और वुंड अगर कोई है तो उसका मैनेजमेंट करेंगे, सब कुछ इन्फेक्शन ना हो इसलिए। एम्पुटेशन करेंगे इरिवर्सिबल डैमेज पार्ट का। और फिज़िकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे। अगर उसका कोई पार्ट वार्ट ख़राब हो गया, एक लेग उसका कट गया है, तो उसको फिज़िकल थेरेपी देंगे नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 26। इसके अंदर है ना, इस पेशेंट को गन शॉट वुंड हुआ है, उसको 3 आवर्स के बाद में हॉस्पिटल ले गए अपन, मतलब कुछ टाइम लग गया है। इसको अब राइट साइड में है, मतलब राइट साइड ऑफ द चेस्ट में, मतलब राइट चेस्ट में कुछ दिक्कत है, ठीक है। और द कंडीशन सीवियर नमनेस ब्रीथिंग, और इसको साइनसिस हो रहा है, मतलब ठीक है, साइनसिस मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और नेक वेन्स है ना इसके स्वोलन हो गई। नेक वेन स्वोलन कब होगी, जब है ना थोरैक्स में प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो प्रेशर जो है ना वेन्स है वो नीचे नहीं आ पाएगी, हार्ट के अंदर नहीं जा पाएगी सुपीरियर वेना का वाली, तो उस वजह से नेक के अंदर वेन्स का प्रेशर बढ़ जाएगा। और इसका बीपी लो है, ठीक है। और एम्फाइसीमा मतलब जो सबक्यूटेनियस जो स्पेस है उसके अंदर अपने वो हो गया है, एयर आ गया है, ठीक है, एयर आ गई, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा आ गया, मतलब एयर आ गई उस एरिया में। एयर कहाँ से आ सकती है, लंग से आ सकती है, ट्रैकिया से आ सकती है, इन एरिया से आती है। तो अब ये कहाँ एरिया, किस जगह पर है ये, कहाँ से आ रहा है ये एयर, वो अपन को आगे पता चलेगा। तो इसको अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको जो गन शॉट इंजरी हुई थी ना, वो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में हुई है, ठीक है। इसका मतलब चेस्ट एरिया में हुई है, तो ट्रैकिया नहीं होगी, और ये जो एयर आ रही है ये लंग से आ रही है, ठीक है। उसका ब्रीथिंग ऑन द राइट साइड इज़ नॉट अस्कुलेटरी, मतलब राइट साइड में जो ब्रीदिंग नहीं हो रही, मतलब राइट जो लंग है वो कोलेप्स कर गया है, तो ये भी लंग बता रहा है अपन को, राइट लंग बता रहा है। उसके अलावा बॉर्डर ऑफ द हार्ट आर प्रिजर्व, मतलब हार्ट की कोई इंजरी नहीं हुई है। पहली बात तो ये राइट साइड में हो रहा है, ठीक है, राइट साइड में आ रहा है, तो ये नॉट हार्ट है, कि हार्ट नॉर्मल है, हार्ट को कोई दिक्कत नहीं हुई है, जो हुआ है लंग में हुआ है। ऊपर से बॉक्स साउंड दिया हुआ है, बॉक्स साउंड है, इसका मतलब न्यूमोथोरेक्स। बॉक्स साउंड का मतलब न्यूमोथोरेक्स है, मतलब कि वो साउंड ज़्यादा आ रही है। और एम्फाइसीमा का मतलब कि एयर अंडर द एयर आ रही है उसका सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, वो भी अपना न्यूमोथोरेक्स से आ सकती है। तो इसका डायग्नोसिस होगा न्यूमोथोरेक्स, राइट न्यूमोथोरेक्स, ये इसका डायग्नोसिस हो गया।